गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। कल हमने इसमें डिस्कस किया था कोलाइड टॉपिक और उसमें हमने पढ़ा था कोलाइड, क्रिस्टलॉइड। उसके बाद पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। उसके हिसाब से दो टाइप के थे, लायोफोबिक और लायोफिलिक। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इस हिसाब से तीन टाइप का होता है। पहला मैंने कल लिखा था मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर नाम से ही पता लग रहा है मल्टीप्लाई हो रही है, और जब किसी भी चीज की मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो चीज बढ़ के आती है। होता क्या है, कोई भी पार्टिकल का साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर। कोई भी पार्टिकल है तो बहुत छोटा है, कोलाइडल रेंज में नहीं है। कोलाइड की रेंज होती है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। जब उस चीज को हमने डिजोल्व करा, डिजोल्व करने के बाद क्या हुआ, कई पार्टिकल्स, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। जैसे 1000 मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब 1000 मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद जो कंबाइंड पार्टिकल बना, उस पार्टिकल का साइज आया कोलाइडल रेंज में, यानी 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलोगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, यानी जो कोलाइडल रेंज में जिनका साइज नहीं था, उससे छोटा था, मगर जैसे ही उनको घोला तो वो कोलाइडल रेंज में आ गए। अब 100 जुड़े, 1000 जुड़े, 500 जुड़े, 550 जुड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। जुड़ने के बाद जो कंबाइंड पार्टिकल्स है उसका साइज कोलाइडल रेंज में आएगा। जैसे गोल्ड सॉल्व, गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें गोल्ड के ढेर सारे एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो कंबाइंड पार्टिकल बनेगा उसका जो साइज होगा वो कोलाइडल रेंज में होगा। नेक्स्ट है सल्फर सॉल्व। इसमें सल्फर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे 1000 मॉलिक्यूल जुड़ गए, 500 जुड़ गए, 800 जुड़ गए, इस टाइप से। तो ये जनरली कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज से छोटे साइज के होते हैं, लेकिन घोलने पर ये कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, बाकी आप बुक से देख लोगे, गोल्ड सॉल्व और सल्फर सॉल्व। अगला केस आता है बच्चों मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो मींस होता है बड़ा मॉलिक्यूल। पार्टिकल बड़ा था, सस्पेंशन की फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही उसको डिसॉल्व करा तो वो डिसोसिएट होना शुरू हो गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनका साइज आ गया कोलाइडल रेंज में। कोलाइडल रेंज का मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। ऐसे कोलाइड्स को बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। जनरली ये पॉलीमर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन एक पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जैसे ही हम प्रोटीन को डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाती है, और जो पार्टिकल्स का साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो प्रोटीन एक इसका एग्जाम्पल हो गया मैक्रोमोलिकुलर। नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रो मींस बड़ा मॉलिक्यूल, घोलने पर वो छोटा हो गया, यानी कोलाइडल रेंज में आ गया। मल्टी मॉलिक्यूलर मींस छोटा था, घोलने के बाद वो जोड़ना शुरू हुए, और कंबाइन होने के बाद उनका साइज कोलाइडल रेंज में आया। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का और मैक्रो। मैक्रो मींस होता है बड़ा मॉलिक्यूल। तीसरा और लास्ट है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड का ये मतलब हुआ कि ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं। अब आप कहोगे मल्टी मॉलिक्यूलर में भी जुड़ रहे थे, बिल्कुल, वहां पर भी मैंने ये कहा जुड़ रहे हैं, और एसोसिएट मींस भी जुड़ना होता है, लेकिन डिफरेंस है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का सॉल्यूशन आप डाइल्यूट बनाओ या कंसंट्रेटेड बनाओ, हर केस में वो बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन ये ऐसे होते हैं कि अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओगे तो वो बनके आएगा ट्रू सॉल्यूशन, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे
मल्टीमोलिकुलर को डाइल्यूट बनाओगे तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनाओगे तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन एसोसिएटेड में अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो बनेगा कोलाइडल, सॉरी डाइल्यूट होगा तो बनेगा ट्रू सॉल्यूशन, और कॉन्सेंट्रेट होगा तो बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है इसका सोप। सोप का फार्मूला बच्चों ये होता है, ये सोप हो गया, इसको पानी में जब हम घोलते हैं तो ये ऐसे आयोनाइज होगा, इस टाइप से। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है 17 कार्बन, सोचो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये साबुन ऐसे आयोनाइज होता है, ये पोलर पार्ट है। और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है कार्बन और हाइड्रोजन की, ये कैसी है, नॉन पोलर। ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, और ये वाला पानी हाइड्रोफिलिक, फिलिक मींस लविंग, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होती है। साबुन को घोलो और सॉल्यूशन बनाओ ट्रू सॉल्यूशन, तो जब ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा तो नॉर्मल केस है, लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो होता क्या है, ढेर सारे जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक दूसरी साइड में। ये मान लो ये जो पार्ट है व्हाइट वाला ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये काला वाला है ये पोलर पार्ट है, तो इस टाइप से ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, इस टाइप से ये पार्ट एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और ये पोलर पार्ट दूसरी तरफ, यानी एक ये इस टाइप से, तो ये स्फीयर बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, स्फीयर, जिसमें सोप के कई मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए हैं। ये जो पूरा स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर का जो साइज होगा वो कोलाइडल रेंज में होगा, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा, तो कोलाइडल पार्टिकल बन गया और सॉल्यूशन हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन ये तभी होगा जब इस सोप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो माइसेल्स बनती हैं, और वो माइसेल्स बनके जो मैंने अभी बना के दिखाया था इस टाइप से, एक स्फेरिकल पूरा स्फीयर बना था इस टाइप से, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये जो मैं जिगजैग बना रहा हूं ये हाइड्रोकार्बन है, ये सर्किल नहीं है, यहां तो मजबूरी है कि हम सर्किल जैसा लग रहा है, ये स्फीयर है। ये Na+ COO Na+, COO Na+, COO Na+, COO Na+, ये बच्चों एक स्फीयर बन गया, इसी को हम बोलते हैं माइसेल। लेकिन ये माइसेल तभी बनेगी जब कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हो, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। मतलब आया है कई बार, ठीक है। अब एक ये जो माइसेल बनती है ये तभी बनेगी जब टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया सोप सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के आज मैंने अभी डिस्कस करे। एक था मल्टीमोलिकुलर, जिनका साइज छोटा था, घोलने के बाद उनमें एसोसिएशन हुआ और जो एसोसिएटेड पार्टिकल्स है उसका साइज कोलाइडल रेंज में आया। दूसरा था मैक्रोमोलिकुलर, उसका एग्जाम्पल आएगा प्रोटीन, यानी पॉलीमर्स था, बड़ा मॉलिक्यूल घोलने पर टूट गया और डिसोसिएट होने के बाद पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल रेंज में आया। नेक्स्ट था एसोसिएटेड, यहां पर मॉलिक्यूल्स को हमने घोला कंपाउंड को, और जब कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गई तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो गए और एक ये स्फेरिकल सेल टाइप की बनी, इसको बोलते हैं माइसेल।
ठीक है, ये तभी बनेगी जब कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। इसका एग्जांपल हो गया सोप सॉल्यूशन। एक मिनट बच्चों को, नेक्स्ट बच्चों हम लोगों का आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को कैसे प्रिपेयर करोगे बच्चों? कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर हमारा ओरिजिनली पार्टिकल कोलाइडल रेंज से छोटी रेंज में है तो उसको हम जोड़ के उस रेंज में लेके आएंगे। अगर हमारे पार्टिकल्स का साइज पहले से ही लेस देन 1 नैनोमीटर है तो हम उसको लेके आएंगे, जोड़ेंगे और 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में। या हमारा कोई पार्टिकल बड़ा है तो उसको तोड़ के छोटे में लेके आएंगे। छोटे को जोड़ने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड और बड़े वाले को तोड़ने को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन मेथड। इसमें 4 मेथड हैं, मैंने जो दिए A, B, C, D। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि गिव 3 केमिकल मेथड्स। इसमें हम केमिकल रिएक्शन करवा के कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। पहला है बाय ऑक्सीडेशन। SO2 और H2S की जब रिएक्शन हो रही है तो ये सल्फर का बन रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन। एज सच आपको रिएक्शन याद करनी है। रिडक्शन, ये गोल्ड है, यहां पर गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और यहां पर कितना हो गया 0, तो ये हुआ रिडक्शन। ये हुआ रिडक्शन। गोल्ड क्लोराइड की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड से करवाई तो गोल्ड का बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा मल्टीमोलिकुलर, ये भी होगा मल्टीमोलिकुलर। ये डबल डिकम्पोजिशन है, आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस पास करी तो आर्सेनिक सल्फाइड का बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये हाइड्रोलिसिस है, फेरिक क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन हो रही है यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का बन रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो 4 मेथड है ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। एक आध रिएक्शन एक्स्ट्रा अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो आप अपनी बुक से देख के भी लिख सकते हो, वो जो NCERT में है वो। तो ये हमारा पहला मेथड था प्रिपरेशन का, कंडेंसेशन मेथड। और दूसरा मेथड आएगा बच्चों डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मींस तोड़ना, ब्रेक करना। डिस्पर्जन मेथड में पहला है, पहले तो हम ये देख रहे हैं डिस्पर्जन मेथड, ब्रेक करना। इसमें जो पहला आएगा वो आएगा पेप्टाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। प्रेसिपिटेशन का जस्ट रिवर्स होता है पेप्टाइजेशन। जैसे दूध से पनीर का बनना प्रेसिपिटेशन, यानी पार्टिकल जो दूर दूर थे वो इकट्ठे हो गए, पनीर में मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए। यहां पे हम उल्टा करेंगे, किसी भी पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी जस्ट प्रेसिपिटेशन का रिवर्स केस होता है पेप्टाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ अ पीपीटी इनटू कोलाइडल फॉर्म इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब ये प्रेसिपिटेशन का उल्टा होता है। आप सिंपल सा याद करोगे, द कन्वर्जन ऑफ अ पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी है, इसमें आपने फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया। ये जो प्रेसिपिटेट है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पुराना होगा तो जो इसकी फ्री वैलेंसी है उन पे कोई और आके एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड प्रेसिपिटेट में, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन जब हम डालते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे बनता है जरा समझ लो। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था, ठीक, इसमें हमने डाला फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो इसकी सरफेस पे फेरिक आयन एडजॉर्ब हो गया। जब ये फेरिक आयन एडजॉर्ब हो गए मतलब सरफेस पे आके इकट्ठे हो गए, अब उनमें रिपल्सन होगा, पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो वो यहां से दूर भागेंगे, और जब वो दूर भागेंगे
तो प्रेसिपिटेट का भी छोटा सा, जैसे मान लो ये है, मैंने स्किन यहाँ पे नोच के बाहर फेंक दी, यहाँ पे आए पार्टिकल, यहाँ पे आए, जब ये गए तो यहाँ से थोड़ा सा स्किन का भी पार्ट ले गए, तो ये जो बड़ा सा हाफ था छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो प्रेसिपिटेट था, जब ये फेरिक आयन में रिपल्सन होगा और ये यहाँ से भागेगा तो इसका इतना बड़ा टुकड़ा लेके अलग हो जाएगा, यानी ये ऐसे करके, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ही बना लेकिन छोटा पार्टिकल, तो ये बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। सोल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल हो गया, when ferric chloride solution is added to freshly prepared ferric hydroxide PPT, then a sol of ferric hydroxide is obtained। कैसे सॉल्व बनेगा इसका मैंने आपको तरीका बताया कि फेरिक क्लोराइड के जो फेरिक आयन है वो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो उसकी जो वैलेंसी होंगी वो फ्री होंगी, उन पे आके एब्जॉर्ब होंगे फेरिक आयन, और जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उनमें रिपल्सन शुरू हो जाएगा। रिपल्सन शुरू होगा तो वो वहां से हटेंगे तो पीपीटी का भी थोड़ा सा टुकड़ा लेके हटेंगे, और उस टुकड़े का जो साइज होगा वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा। तो ये पहला मेथड था डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन हमने इसलिए बोला कि बड़े पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा है डिस्पर्जन मेथड का दूसरा पार्ट, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क मींस चिंगारी, स्पार्किंग। जैसे जब बिजली के दो तार न्यूट्रल और फेस आपस में मिलते हैं तो स्पार्किंग जो होती है, क्या करा हमने इस मेथड से हम बनाते हैं बच्चों मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या जरूरत पड़ती होगी? जो मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जो मेडिसिन में यूज होता है। आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश में सोना चांदी पड़ा हुआ है, तो सोने का मतलब ये थोड़ा ना कि सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं, सोने का यानी गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। या जो आपने देखा होगा लड़कियों, आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते होंगे तो गोल्ड फेशियल, गोल्ड फेशियल का क्या मतलब है, उसमें जो भी क्रीम वगैरह होती होगी उसमें गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का पड़ा होगा, जनरली मेडिसिन में ये यूज च्यवनप्राश वगैरह में गोल्ड और सिल्वर पड़ा हुआ होता है, तो वो गोल्ड और सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ होता है। मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल की आप 2 रॉड ले लो। मान लो गोल्ड का बनाना है तो हमने गोल्ड की 2 रॉड लेनी और उनको एक सॉल्यूशन में डिप करा। ये सॉल्यूशन है वाटर, पानी कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा मिला दिया KOH। अब जैसे ही आप इन 2 इलेक्ट्रोड को ऐसे टच करवाओगे, फिर हटाओगे, फिर टच करवाओगे, जब इनको आप टच करवाओगे तो इनमें स्पार्किंग होगी। क्या होगी? स्पार्किंग। इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क मींस चिंगारी, ये है इलेक्ट्रिक आर्क। चिंगारी जब होगी तो होता क्या है, मेटल मेल्ट होगी। बिजली के जब 2 तार आपस में मिलते हैं तो आपने देखा होगा तार टूट जाते हैं, क्योंकि स्पार्किंग से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से वो मेटल मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाता है तार। बेल्डिंग होती हुई आपने देखी होगी। बेल्डिंग, ये लोहे की 2 रॉड है, हमने यहाँ पे स्पार्किंग करवाई, स्पार्किंग से ये मेटल मेल्ट हुई, मेटल मेल्ट हो गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई। एक दूसरे के जब ऊपर आ गई तो वो वहां पे सॉलिडिफाई हो गई। स्पार्किंग से ये मेटल मेल्ट होगी और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वो वेपर से इस पानी के कांटेक्ट में आएंगे और कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो वेपर्स कंडेंस होंगे तो उनका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आएगा और वो पार्टिकल्स इस पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। वो बन जाएगा ये कोलाइडल सॉल्यूशन। गोल्ड की रॉड है तो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन, प्लेटिनम की रॉड है तो प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन। जनरली सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के कोलाइडल सॉल्यूशन इसी मेथड से बनाए जाते हैं। ब्रेडिंग साइंटिस्ट का नाम है। आर्क मींस ये आर्क प्रोड्यूस हो रही है। और ये डिस्पर्जन मेथड क्या है,
वो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाएगा और पूरा डिजोल्व हो जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। अब ये पानी गर्म हो जाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए बच्चों हम इसको एक दूसरे कंटेनर में रख देते हैं जिसमें आइस के पीसेस रखे हुए हैं, आइस के पीसेस रखे हुए हैं। ये आइस रखा हुआ है, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही होगी तो पानी बहुत गर्म हो जाएगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी ठंडा होगा तभी वो मेटल से वेपर्स कंडेंस होंगे, वरना कंडेंस ही नहीं होंगे। तो ये था ब्रेडिक्स आर्क मेथड। और बच्चों अब एक बात ध्यान रखो, जो भी मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं लायोफोबिक, और जितने भी मेटल सल्फाइड के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो भी होते हैं लायोफोबिक। अगर कोई कहे कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, तो सिंपल आप बोलना शुरू करोगे गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड भी मेटल है, प्लेटिनम सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। अब मेटल के सल्फाइड लेना शुरू कर दो, आर्सेनिक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इस टाइप से। तो मेटल सल्फाइड के जो सॉल्ट है और जो मेटल के सॉल्ट है वो लायोफोबिक होते हैं। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड से जो हम सॉल्ट बनाते हैं वो होता है लायोफोबिक। डिस्पर्जन मेथड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं। तो हमने प्रिपरेशन में 2 मेथड पढ़े, कंडेंसेशन और डिस्पर्जन। कंडेंसेशन में 4 मेथड पढ़े, डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और डिस्पर्जन मेथड में 2 पढ़े, एक पेप्टाइडेशन और दूसरा ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब इसमें जो बात बचती है वो बचती है इसका प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर्टी। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वो आप नोट कर लोगे। बच्चों एक टॉपिक कैटलिस्ट में बचा था, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट्स। क्या बोलते हैं उसको? जियोलाइट्स। बहुत छोटा सा है, मैंने आपको नोट्स भेज दिए थे, आपने अपनी मेहनत से करे नहीं। जियोलाइट कुछ नहीं होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट को हम जियोलाइट बोलते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, यानी एक पत्थर जैसा होता है। एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, फार्मूला उसका बहुत लंबा सा दे रखा है, फार्मूला हमको लर्न नहीं करना है। जियोलाइट क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। प्रैक्टिकली आप ये मान लो कि पत्थर जैसा होता है, उसमें ढेर सारे वाटर ऑफ जैसे क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो XH2, और यहाँ पे एक बहुत लंबा सा फार्मूला है। इसको जब हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं तो पहले उस पत्थर को आप गर्म करोगे। जब आप गर्म करोगे तो उसके अंदर का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल के बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो उसमें पोर्स बनाता हुआ आएगा, छोटे छोटे। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड जो हम खाते हैं, ब्रेड के पीस में वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्योंकि जब ब्रेड बनती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम आटे में मिला देते हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट और CO2 और H2O में। तो CO2 और H2O जब बाहर आती है बच्चों तो उसमें पोर्स बनते हुए चले जाते हैं। जैसे ब्रेड के पीस में पोर्स होते हैं, वैसे ही इस पत्थर के अंदर जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर आएगा तो उसमें पोर्स बन जाएंगे। क्लियर? और उन पोर्स का जो साइज होगा वो मॉलिक्यूलर डायमेंशन में होगा। तो कोई भी रिएक्टेंट जिसका साइज उसके बराबर होगा और कॉम्प्लीमेंट्री को उसमें आके फंस जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो जियोलाइट क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, हाइड्रेटेड। बिफोर यूजिंग देम एज अ कैटलिस्ट they are heated strongly, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल के बाहर आएगा जिससे पोर्स बन जाएंगे। तो पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है रिएक्शन, और इसका एक एग्जांपल है ZSM5। एल्कोहल से जब हम बनाते हैं पेट्रोल तो इसका काम आता है ZSM5। ये जियोलाइट कैटलिस्ट का एक एग्जांपल है, पेट्रोल बनाने में इसका यूज होता है। बाकी आपको नोट्स भेज दिए हैं, जियोलाइट आप खुद करोगे। और बच्चों थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी स्ट्रेस डाला करो, थ्योरेटिकल पार्ट है, हर चीज बताना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में तो चलो हम हर बात बता रहे हैं,
ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हमारा कोलाइट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।